हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के टॉपिक्स। मैं हूँ नवीन सोनी। तो आज मैं आपको जो सीनियर क्लास का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद में मैं बताऊँगा कि कौन सी जो यूनिट है वो हमें स्टार्ट करनी है। तो हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री। और इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि आपकी जो केमिस्ट्री है 12th क्लास की, उसमें कितनी यूनिट्स हैं ये अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में यूनिट्स टोटल कितनी हैं और टोटल जो पूरा अंक बार है वो कितना है। तो हमें पूरी की पूरी जो यूनिट्स हैं उनका पता होना चाहिए। तो मैं सारी जो यूनिट हैं वो यहाँ पर बता रहा हूँ कि कौन कौन सी यूनिट जो हैं वो आपके सिलेबस में हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक बताऊँगा, बिल्कुल ध्यान से इसको केयरफुली समझेंगे। और जिस क्लास में अपन प्रवेश कर रहे हैं उस क्लास का हमें पता होना चाहिए कि उस क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हमें सॉल्व आउट करने हैं, कैसे सॉल्व आउट करने हैं। तो मैं आपको यूनिट बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, जिसमें कि आपके वैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों का यहाँ पर पोर्शन है आपके, जिसमें आपके मेन दो केमिस्ट्री हैं, एक तो इनऑर्गेनिक वाली, एक ऑर्गेनिक वाली। इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है उसमें आपके 9 यूनिट है, यानी जो आपकी इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, इनऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है उसमें तो आपके टोटल हैं 9 यूनिट। ठीक, इसके बाद में आपका जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसमें आपके जो बची हुई यूनिट हैं वो है यहाँ पर 8। तो ऐसे करके आपके टोटल जो यूनिट हैं वो यहाँ पर 17 यूनिट है। इनऑर्गेनिक का मतलब हो गया यहाँ पर अकार्बनिक जो रसायन है वो अकार्बनिक रसायन, और ऑर्गेनिक जो है वो हो गया यहाँ पर कार्बनिक रसायन, कार्बनिक। तो अकार्बनिक और कार्बनिक, जिसमें आपकी जो बुक है वो एक बनाई गई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 पार्टीशन है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें जो अपने पास केमिस्ट्री का जो एक पार्ट है इनऑर्गेनिक वाला, उसमें यूनिट कौन कौन सी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिट जो है वो आएंगी यहाँ पर नंबर 1 जो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था ये यहाँ पर अपनी पहली यूनिट है। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। दूसरी जो आपकी यूनिट आती है वो आती है यहाँ पर विलयन, विलयन, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ये आपकी होगी दूसरी यूनिट। हम अभी बात कर रहे हैं अकार्बनिक रसायन वाली। अकार्बनिक जो आपकी फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया, उसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको 9 यूनिट कौन कौन सी हैं। 2 हो गया। तीसरी जो है वो यहाँ पर है विद्युत रसायन, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये हो गया आपके पास तीसरी यूनिट। चौथी जो यूनिट है आपके सिलेबस में वो है यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी। ये होती है यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये होगी रासायनिक बल गतिकी। इसके बाद में आपकी जो 5 की यूनिट आती है वो यहाँ पर आती है सरफेस से, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन, पृष्ठ ये रसायन, पृष्ठीय रसायन, पृष्ठीय रसायन को बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। ये आ गई पृष्ठीय रसायन। इसके बाद में नंबर 6 यूनिट आती है, वो आती है यहाँ पर तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। तो ये यूनिट आती है आपकी 6 नंबर। तो ये यूनिट जो है इसको बोलते हैं मेटलर्जी वाली, मेटलर्जी वाली, मेटलर्जी नंबर 6। इसके बाद में 7 की जो यूनिट आती है आपकी, 7 का जो अध्याय है आपका वो आता है यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट से, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद में 8 की जो यूनिट आती हैं वो आपकी आती है डी ब्लॉक, डी एंड एफ, डी
व एफ ब्लॉक डी व एफ ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद में आपकी आती है 9 की यूनिट नंबर 9, जो आती है यहाँ पर उप सह संयोजक यौगिक से, उप सह संयोजक यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक। ये जो यूनिट है इसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये आपकी आ गई 9। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अकार्बनिक आपका रसायन है उसके अंदर ये टोटल 9 यूनिट होती हैं। तो ये तो एक साइड हो गया, इस साइड को अलग रखना है। और फिर जो कार्बनिक रसायन है वो आती है यूनिट नंबर 10 से लेके 17 तक की, ठीक है ना। तो इसको आपने ध्यान से देखा, कोई इसमें लगभग कोई यूनिट 3 नंबर की है, कोई यूनिट 4 नंबर की है, कोई यूनिट इसमें अलग अलग टाइप से हैं। जैसे रासायनिक बलगतिकी है, पृष्ठीय रसायन है, तत्वों की निष्कर्षण है, ये 2 ही नंबर की है, ये 3 नंबर की, ये 3 नंबर की यूनिट है, ठीक है, 3 नंबर की यूनिट है, 4 नंबर की यूनिट है। ऐसे इनका अंक बाहर है अलग अलग। सबसे कम मार्क्स की जो यूनिट है वो यहाँ पर है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, 2 नंबर की यूनिट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनकी मार्किंग की गई है। और मार्किंग के आधार में अभी आपको बताऊंगा कि इनकी मार्किंग जो है वो कितने नंबर की टोटल मार्किंग कितने की है, मैं अभी आपको बताऊंगा। और कैसे इसके अंदर अपने को क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट करने हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने अभी बताया आपको अकार्बनिक रसायन के बारे में, जिसके अंदर 9 यूनिट है। इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कार्बनिक रसायन की। जो आपके पास दूसरे वाला पॉइंट है कार्बनिक रसायन, उस कार्बनिक रसायन में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी यहीं पर ही। तो अब हम देख रहे हैं, अभी मैंने 9 तक बताया था आपको। नंबर 10 जो कि कार्बनिक वाला पार्ट है, कार्बनिक वाला पार्ट है कार्बनिक रसायन, ठीक है। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। 10 नंबर की जो यूनिट है वो है यहाँ पर जो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, वो हेलोजन मतलब हो गया यहाँ पर जैसे एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, ये सब जिसमें बोलते हैं हेलोजन व्युत्पन्न, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे यहाँ पर हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ये यूनिट अपन पढ़ेंगे। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जो कि आपकी 10 नंबर की यूनिट है। इसके बाद में 11 नंबर की जो यूनिट आती है वो आती है यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, जिसके अपने पार्ट बोलेंगे फर्स्ट। इसमें 2 हैं ये पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर अपने को पढ़ना है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये अपने को देखना है। ये हो गया नंबर 11। नंबर 12 की जो यूनिट आपकी आती है वो आती है यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, जो आपकी है सेकंड। इसके अंदर अपने को क्या देखना है, एल्डिहाइड, इसके अंदर हमें देखना है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे करके आ गया यूनिट नंबर 12। तो 11 की और 12 की नाम सेम है, लेकिन इसके अंदर कंपाउंड है वो अलग अलग है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर आएगा इसमें आएगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार से 12 नंबर 13 जो यूनिट है वो आती है यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक
नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक जिसके अंदर अपने को पढ़ना है एमाइन, एमाइन, ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा इसके अंदर आएगा एमीन हो गया। इसके अलावा अपने पास जैसे यूरिया, यूरिया एटसेट्रा, ये जो है ना नाइट्रोजन जिसमें प्रेजेंट है वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। 13 नंबर यूनिट है, याद रखेंगे इसको। यूनिट चार्ज जो है वो भी ध्यान रखना है। यूनिट जो है उसका नाम आपको बिल्कुल से अंगुलियों पर टिप्स पर रखना है। 12th क्लास में यदि आप प्रवेश कर रहे हो तो, यदि 12th क्लास में हो तो आपको टिप्स पर नाम याद होना चाहिए, A to Z सब चीज़ याद होनी चाहिए। उसके बाद में आपको पता चलेगा, नहीं आपको ये नहीं पता कितनी यूनिट्स आपको पढ़नी है। तो 13 हो गया। इसके बाद में नंबर आती है 14। 14 जो आती है 14 नंबर वाली, वो आती है जैव अणु। जैव अणु इसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये हो गया जैव अणु। जैव अणु के बाद में इसमें अपन जैविक जो चीज़ें हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैव अणु 14 नंबर होगी। इसके बाद में आती है नंबर 15 यूनिट। 15 की जो यूनिट है वो यहाँ पर आती है पॉलीमर, जिसको बोलते हैं बहुलक, बहुलक पॉलीमर, पॉलीमर बहुलक जो कि 15 नंबर की यूनिट है। इसमें पॉलीमर वगैरह सब आ जाएंगे। आपके 10th क्लास में भी थे और अभी भी हैं। 10th क्लास में थोड़े थे, अभी 12th में ये पॉलीमर का बहुलक का जो पूरी की पूरी यूनिट है वो है। इसके बाद में आती है यूनिट नंबर 16। बहुलक के बाद वो जो यूनिट है वो है यहाँ पर त्रिविम रसायन, त्रिविम रसायन, त्रिविम रसायन, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन। स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद में लास्ट जो यूनिट आती है नंबर 17, वो यूनिट आती है यहाँ पर दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन मतलब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस प्रकार से आपने देखा कि टोटल आपके 17 यूनिट्स हैं। मैंने आपको बताया 9 जो है वो अकार्बनिक में है, 8 जो है वो कार्बनिक में है। जिसमें कार्बनिक में कौन कौन सी है? हेलोजन भी उत्पन्न है, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें एल्कोहल, फिनॉल, ईथर हमें पढ़ना है। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक हैं, यूनिट नंबर 12 की है, जिसमें हमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें हमें एमीन, यूरिया ये सब पढ़ना है। जैव अणु है बायोमोलिक्यूल्स, जिसके अंतर्गत अपने को ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज एटसेट्रा ये सब जो चीज़ें हैं ना वो सारी इसमें पढ़नी है। इसके बाद में आता है बहुलक पॉलीमर, जिसके अंतर्गत अपने को हम देखोगा पीवीसी, वीसी ये सब जो चीज़ें आती हैं, पीवीसी से वीसी से पीवीसी बन जाता है, इस टाइप की जो चीज़ें सारी वो बहुलक के अंतर्गत आती है। आपने टेफ्लॉन का नाम सुना होगा, नाइलॉन का नाम सुना होगा, सारी चीज़ें जो हैं वो बहुलक में आती हैं। इसके बाद त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह वो देखेंगे, स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है वो देखेंगे, मतलब त्रिविम बाधा कहाँ आ जाती है वो सब देखेंगे। कोई कंपाउंड है वो आपने देखा होगा कि एक कार्बन है उसके ऊपर एक इस प्रकार से लिख देते हैं, एक लाइन ऐसे बना देते हैं, एक लाइन ऐसे बना देते हैं। तो ये जो त्रिविम जो चीज़ें हैं वो सारी हम त्रिविम रसायन के अंतर्गत देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड है वो त्रिविम रूप में कैसे दिखाई देता है। आप जो एग्जाम्पल पढ़ते हो वो 2D में पढ़ते हो, हम 3D इसके अंदर पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में रसायन, जिसके अंतर्गत क्या टैबलेट्स वगैरह जो हैं उनका अध्ययन अपन करेंगे। जैसे आप मतलब जो भी डॉक्टर वगैरह आपको दवाई देता है तो वो दवाई कैसे देता है, उस दवाई का क्या प्रयोग है, वो दवाई आपके लिए क्या उपयोगी है कि नहीं है, उपयोगी है तो कैसे है, हम उसको कैसे काम में ले सकते हैं, दवाई हमारे शरीर में कैसे काम करती है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आएगी दैनिक जीवन में रसायन। तो इस प्रकार आपने अभी देखा कि आपकी टोटल 17 यूनिट थी, ठीक है। इन 17 यूनिट का जो चार्ज है वो 56 है। 56 जो चार्ज है वो आपके 17 यूनिट का है, टोटल सारे का मिला के ये चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज आने के बाद में आपका क्या होता है कि टोटल जो पेपर है वो 100 का है, ठीक है ना। 56 तो ये हो गया, प्लस 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल्स के होते हैं। 30 नंबर जो है वो आपके प्रैक्टिकल्स के होते हैं, तो 30 नंबर प्रैक्टिकल्स के हो गए। जैसे कि 56 तो आ गए टोटल 17 यूनिट के, 30 नंबर जो हो गए वो आपके प्रैक्टिकल के। बाकी जो अपने स्कूल की तरफ से जाते हैं जिसके अंतर्गत आप देखते हो हाफ ईयरली तक का जो मार्क्स है, जो अपने सत्रांक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो सत्रांक जो होते हैं वो जो स्कूल की तरफ से जाते हैं वो जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं 14 मार्क्स के।
तो इस प्रकार से आप टोटल देखेंगे तो आपका 100 मार्क्स हो जाता है, ये 100 मार्क्स। तो ऐसे करके आपका 100 नंबर का पेपर आता है, टोटल सत्रांक वगैरह सब मिला के। तो इसमें आपको क्या करना होता है, 56 नंबर की बढ़िया तैयारी है, ये बढ़िया आपका प्रैक्टिकल बढ़िया चला जाता है, आपकी हाफ ईयरली तक के जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं। मतलब 14 नंबर जो है उसके अंदर भी क्या होता है 7 + 3 + 3 + 1 इस प्रकार से रेशियो होता है, जिसके अंदर आपकी हाफ ईयरली तक के मार्क्स देखे जाते हैं 7 नंबर, मतलब जितना भी आया उसका 7 से देखे जाते हैं। उसके बाद में आपका 3 नंबर जो है वो आपका जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट होते हैं उनमें से आता है। ये एक प्रोजेक्ट होती है, ठीक है, 3 मार्क्स की एक प्रोजेक्ट होती है, और ये आपके व्यवहार कुशलता का होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपके टोटल मिला के 14 मार्क्स होते हैं जो आपको अर्जित करने बहुत ज़रूरी है। यदि ये अच्छे अर्जित हो जाते हैं, ये अच्छे हो जाते हैं, ये अच्छे हो जाते हैं, आपके 100 मार्क्स जो है ना वो कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए बच्चों के 100 में से 100 आ सकते हैं यदि आपकी पूरी साल अच्छी गई। तो ये मैंने आपको कुछ चर्चाएं बताई है जो इस प्रकार से है। इसके बाद में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी यूनिट पढ़नी है 12th क्लास की, तो उसके लिए आपको ब्लूप्रिंट का अध्ययन होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको ब्लूप्रिंट अच्छे से आती है तो आप मतलब बहुत ही अच्छे से जो है वो पेपर को सोल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट जो है वो कितने नंबर की है और उससे क्वेश्चन कौन सा आना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर क्या होता है, 4 पार्टीशन रखे गए हैं, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत अपने पास आता है, जैसे अपने पास अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इस प्रकार से। तो इसमें क्या क्या पार्टीशन है, ज्ञान एक होता है, अवबोध, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोगी, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोगी, और एक होता है यहाँ पर स्किल्स, कौशल। तो ज्ञान क्या है, अवबोध क्या है, ज्ञानोपयोगी क्या है और कौशल क्या है। इस आधार पर आपको क्या है कि क्वेश्चंस के सोल्व आउट जो है वो करने हैं। इनमें भी अलग अलग होते हैं, इनमें भी अलग अलग होते हैं, कौन से, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ज्ञान में अपने को देखना है कि ज्ञान में क्वेश्चन जो आया है वो लघुतरात्मक है, अति लघुतरात्मक है, ठीक है, इसके अलावा निबंधात्मक है, ये सब। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सब इसके अंदर भी पार्टीशन बनते हैं, इसके अंदर भी पार्टीशन बनते हैं, इसके अंदर भी बनते हैं, इसके अंदर भी बनते हैं। उस आधार पर हमें पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट कैसे है। जैसे कि आप देखें सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट जो है उसमें ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोगी और कौशल, उनमें से ज्ञान पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और अवबोध पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अपने को वो पता रहेगा, तो उसके आधार पर हम क्या है कि किसी भी क्वेश्चंस का सोल्व आउट जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोगी और कौशल का सिस्टम है, जिससे हम आसानी से कोई भी क्वेश्चंस है उनका सोल्व आउट कर सकते हैं। ये यदि अपने को देखा जाए, ये पूरी ब्लूप्रिंट देखी जाए, तो ये भी टोटल जो होती है वो 56 मार्क्स की होती है। इनमें अलग अलग लिखा रहता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन 30 आएंगे, 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये आपकी एक रूपरेखा मैं बता दूं कि 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में से क्या होता है, 1 से लेके 13 तक, ठीक है, 1 से लेके 13, फिर 14 से लेके 24 तक, फिर 25 से लेके 27 तक क्वेश्चन, फिर 28 से लेके 30 तक के क्वेश्चन आते हैं। 1 से लेके 13 तक जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 नंबर के आते हैं। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, 13 आ गई, तो यहाँ से आपके 13 नंबर बन गए। 1 से लेके 13 तक में 1 नंबर का क्वेश्चन है, 13 है, तो 13 नंबर बन गए। 14 से लेके 24 तक जो है वो यहाँ पर 2 नंबर के आते हैं, ठीक है ना। अब 14 से 24 तक कितने हो गए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 11 हो गए। तो मल्टीप्लाई 11 हो गया, तो यहाँ पर ये 22 नंबर ये बन गए। 25, 26, 27 ये 3 नंबर का आता है। 25, 26, 27 3 नंबर का है, 3 ये 9, ये 9 यहाँ से हो गए। 28, 29, 30 ये 4 नंबर का आता है। 28, 29, 30 जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और 3 है ये, तो ये 4 3 12। टोटल जोड़ते हैं इसमें, तो 3, 2, 5, 2, 7, 7 और 9 कितने हो गए, 16, तो यहाँ पर 6। फिर इसके बाद में बच गया 1, 1, 2, 2, 4, 1, 5, तो मतलब 56। ऐसे करके आपके टोटल 56 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो पुट हो जाते हैं 1, 2, 3, 4 नंबर से। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चंस है वो कैसा है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि 25, 26 और 27 का जो क्वेश्चन आता है, 25, 26 और 27 का जो क्वेश्चन आता है, मतलब वो आता है यहाँ पर 25 और 26 का क्वेश्चन, मेन जो है वो 25 और 26 का क्वेश्चन जो है उसमें क्या होता है, एक पद्यांश देते हैं, ठीक है। एक जो पद्यांश है वो यहाँ पर मिलता है अपने को, एक पद भाग देते हैं। उसके अंदर क्या आ गई, जैसे कौन सी यूनिट से दे दिया, बायोमोलिक्यूल से दे दिया, ठीक है, जैसे बायोमोलिक्यूल है वहाँ से आ गया,
या आपका जो सरफेस केमिस्ट्री है वहाँ से आ गया। तो सरफेस केमिस्ट्री में दे दिया कि जैसे कि इस प्रकार से ऐसा ऐसा होता है, इसके अंदर ये कोई भी कंपाउंड है वो ऐसे जुड़ा रहता है, वो इस पर ये होता है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया होती है, विद्युत जो गमन है वो प्रक्रिया इस प्रकार से चलती है। वो सारी जो प्रोसीजर है वो पद्यांश में सारी दे देंगे। फिर इसके बाद में नीचे क्या होगा, 3 क्वेश्चन आएंगे। ये दिखा रखे हैं ना 25, 26, 27 का 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, पूरा पद्यांश इस प्रकार से देने के बाद में 3 क्वेश्चन देंगे, 1, 2 और 3। इन तीनों के आंसर जो है वो इसके आधार पर देने हैं। इससे पता चल जाता है कि ये यूनिट जो है इस यूनिट से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनमें से देख के आपको देने पड़ते हैं। तो वो 25 और 26 का है। तो 27 का क्वेश्चन जो है वो तो वैसे आता है बिना पद्यांश के, इसमें पद्यांश आता ही। 28, 29 और 30 ये जो क्वेश्चन होते हैं 12 नंबर वाले, ये क्या होते हैं, निबंधात्मक टाइप के होते हैं। बड़े क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं, इसमें निबंधात्मक टाइप की जो चीज़ें हैं वो आती हैं। तो ऐसे मिला के क्या होता है, टोटल 56 नंबर का जो आपका पूरा सिस्टम है वो तैयार हो जाता है। ये आपका पेपर का शेड्यूल है। तो आपको पेपर का शेड्यूल ध्यान होना चाहिए। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यूनिट जो है वो नई वो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट जो है वो अपन कार्बनिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अकार्बनिक वाला जो पोर्शन है वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ब्लूप्रिंट जो है उसका विशेष ध्यान रखना है। यदि आपको ब्लूप्रिंट नहीं आती है तो आप बिल्कुल से सीखेंगे, क्योंकि वहाँ से सीखने के बाद में आपको पता चलेगा कि हमें भाई जिस क्लास में हम प्रवेश कर रहे हैं उस क्लास में जाने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, कैसी है, क्या है। यदि हम ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कौन सी यूनिट कितने की, तो हम उस जो अच्छे मार्क्स आने चाहिए उतने मार्क्स हम नहीं ला पाते हैं और फिर हमें अपने आप पर वैसे होता है कि अपन अच्छे मार्क्स नहीं ला सके। तो इसके लिए अपने को ध्यान रखना है कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की है। इसके बाद में मैं अभी जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूनिट, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 10 की यूनिट। आपको मैंने बताया 1 से लेकर 9 तक जो है वो तो है यहाँ पर अकार्बनिक रसायन, और फिर उसमें आता है आगे कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन है वो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। कार्बनिक रसायन की यूनिट कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन है उसमें यूनिट नंबर 10 है, यूनिट नंबर 10। इसको अपन पढ़ेंगे। यूनिट का नाम हेलो एल्केन हेलो एरीन, हेलो एल्केन हेलो एरीन, ये जो है यूनिट है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने बताया था हेलोजन व्युत्पन्न, इसका मैंने नाम बताया था आपको हेलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव्स या हेलोजन व्युत्पन्न। इस यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। अकार्बनिक उसके बाद हम अपन पढ़ लेंगे। यूनिट का जो अल्टरनेट ऑर्डर है वो अपन देखते जाएंगे, कभी 10 की है तो कभी 1 की है। इस प्रकार से अपन जो सारी केमिस्ट्री है उसको हम कवर करते जाएंगे। तो जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो ऐसी यूनिट आपके मैंने बताई 4 होती है। एक तो हेलो एल्केन हेलो एरीन मैंने बताई, इसके अलावा मैंने एक बताई थी ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, नंबर 2। एक मैंने बताई थी ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, नंबर 2, मतलब फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद मैंने बताई थी एमीन। तो ऐसे करके 4 यूनिट आपके। तो ये चारों की चारों जो यूनिट है इसको अपन कैसे तैयार कर सकते हैं। चारों यूनिटों को आपको तैयार करने के लिए आपको मेन चीज़ें क्या चाहिए। सबसे पहले तो चाहिए उसका परिचय। सबसे पहले क्या चाहिए, परिचय। हमें किसी यूनिट में प्रवेश करना है तो उसका परिचय क्या है। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन क्या है उसका। इंट्रोडक्शन अपन किसी को बोलते हैं ना, भाई साहब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय। परिचय के बाद में उसका आता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। उसका वर्गीकरण क्या है यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या है। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जो आता है उसके बाद में आता है नामकरण। नामकरण जिसको बोलते हैं अपन नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर या नामकरण। नामकरण जो है उसके बाद में अपने को देखना होता है। नामकरण यदि पूरा क्लियर होता है तो इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पर CX बॉन्ड जो उसकी नेचर क्या है। CX बंध की प्रकृति, CX बंध जो है उसकी प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बंध जो है उसकी प्रकृति यहाँ पर क्या है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पर बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियाँ मतलब हो गया यहाँ पर विरचन।
विरचन, विरचन हो गया यहाँ पर फॉर्मेशन, हम कैसे जो है वो बना सकते हैं, बनाने की विधियाँ या फॉर्मेशन। बनाने की विधियाँ जो हैं उसके बाद में अपने पास आता है भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण जो होता है वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और उसके बाद में अपन लास्ट पढ़ते हैं वो आता है यहाँ पर रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जो होता है वो आता है यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। रासायनिक गुण, हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे। रासायनिक गुण जो है किसी कंपाउंड्स के, हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, फिर से मैं बता देता हूँ अपन क्या देख रहे हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एरीन, ये दो चीज़ें। तो इनको हम इस आधार पर पढ़ेंगे, परिचय, वर्गीकरण, नामकरण, CX बंध की प्रकृति, बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये देखेंगे। इसके साथ साथ ही हमें क्या देखना है, कुछ महत्वपूर्ण हैलोजन व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण हैलोजन, हैलोजन व्युत्पन्न जो है वो कौन कौन से हैं। सम इम्पोर्टेंट हैलोजन डेरिवेटिव्स, महत्वपूर्ण व्युत्पन्न कौन कौन से हैं, जिसमें मैं मेन आपको बता दूं DDT, जो आप खेत में छिड़काव करते हो, DDT, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। DDT कैसे बनता है उसके बारे में हम अपन देखेंगे और बनाने की विधि जो वो पूरी देखेंगे, DDT। इसके अलावा BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, बेंजीन BHC, बहुत बढ़िया, यहाँ पर इंसेक्टिसाइड से खेत में काम आता है, BHC ये आ गया। इसके अलावा अपन यहाँ पर देखेंगे वो आएगा BHC के बाद में, जैसे कि CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये कैसे बनता है, क्या है। इसके अलावा एक जो आता है वो आता है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आपने नाम सुना होगा, जिसको सुनने से क्या होता है, व्यक्ति जो होता है मूर्छित हो जाता है, आपने लेबोरेटरी में काफ़ी देखा होगा क्लोरोफॉर्म वगैरह, तो ये क्लोरोफॉर्म है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे मिला के अपन कई जो हैं इसके अलावा और भी हैं वो हम चर्चा करेंगे इस पूरी की पूरी यूनिट में। तो कल जो अपनी क्लास आएगी उस क्लास में हम इस यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन परिचय, वर्गीकरण, नामकरण ये सब देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का पुटअप होगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आया हुआ कैसा है, कौन से सन में कौन से क्वेश्चन आया था, वो सारा जो डिटेल है वो हम इस यूनिट में कल चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास के लिए, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम।